हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? अरे बोल ना भाई। हाँ तो भाई, ना कोई रोक ना रुकावट। आपका फिर से बायोलॉजी में स्वागत। तो बाबा आज क्या लेके आए? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अच्छा, जो अभी अपन वन शॉट का खेल खेल रहे थे ना। हाँ सर, वैसे ही इसमें एक और चैप्टर आ गया। कौन सा? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अरे वो हार्ट वाला चैप्टर नहीं है, अरे वो दिल वाला। हाँ सर, जो बहुत टूट चुका है सर हमारा दिल। हाँ वही वाला। तो उसमें बाबा अपन को क्या करना है? देख, सबसे पहला वो जहाँ जहाँ से सवाल पूछता है उसके कॉन्सेप्ट, मतलब जो जो चीज़ें नहीं होती, जैसे कार्डिक साइकिल हो गई, ईसीजी हो गया, जहाँ से सवाल पूछना ही है उसको, है ना। और न्यूरोजेनिक मायोजेनिक हार्ट। तो हर एक छोटी से बड़ी चीज़ तक अपन पहले कंप्लीट करेंगे, फिर पीवाईक्यूज देख लेंगे। तो चलो, सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ ना, आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ हार्ट का, कि भैया हार्ट में कंडक्शन कैसे होता है, क्योंकि कभी ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़े क्वेश्चन में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ओवरव्यू ऑफ हार्ट देख लो जरा। ओ भैया, ये क्या बना दिया सर? अरे कुछ नहीं बनाया, मैंने हार्ट बनाने की कोशिश करी है। अब समझ लेना भाई, ये पान का पत्ता है, अब उसमें ही थोड़ा अपन ने कोशिश करी हार्ट बनाने की। तो देखो, बहुत सिंपल तरीके में आपको बताएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन लेफ्ट ऑरिकल से शुरू करते हैं। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अच्छा सर, एक बात तो बताइए, हाँ, कि लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया कैसे? आया कैसे क्या? अरे पल्मोनरी वेन नहीं होती थी? पल्मोनरी वेन मतलब सर, अरे गुरु ये नंबर में कितनी होती थी? 4। याद रखना, पीजी में सवाल पूछते हैं, अभी तो अपन यूजी वाले हैं। तो पल्मोनरी वेन नंबर में कितनी होती हैं? 4। अच्छा, ये कहाँ पे खुलती हैं? आके लेफ्ट ऑरिकल में। सर कहाँ से खुलेंगी? अरे ये आएंगी लंग्स से। लंग्स नहीं होते? हाँ सर, 2 होते हैं हमारी बॉडी में, हमने पता है सर। अरे हाँ, तो लंग्स फेफड़े। हाँ तो वहाँ से क्या लेके आएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। O2 का मतलब समझ जाना क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई सर। हाँ, कहाँ पे डाल दिया? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है सर, कितनी होती है नंबर में? 4। अब ये लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों बी वॉल्व, मतलब एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में एक सर वॉल्व मिलता है। वॉल्व मतलब क्या? अरे सर वो जो होता है ऐसा खटका समझ लो, खटका मतलब गेट समझ लो। अच्छा, कौन सा वॉल्व मिलता है? बाइकस्पिड वॉल्व। इसको क्यों थोड़ा सा जोर दिया? क्योंकि एक बार नीट में सवाल यही पूछ दिया था कि भाई साहब आप हमें इतना बताइए कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? बाइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, अभी पेपर में अभी पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा। अच्छा, बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व। किसी किसी किताब में मिट्रल भी लिखा रहता है। ठीक है सर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड पहुंच गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ सर, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही पहुंचा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की तो बल्ले बल्ले हो गई। कैसे बल्ले बल्ले? अब इसको क्या करना है? पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड को भेजना है। हाँ सर, भेजना, सही बात करो। तो कौन लेके जाएगा? अरोटा। याद रखना, इसको हम और क्या बोलते हैं? सिस्टमिक आर्टरी। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? सिस्टमिक आर्टरी। अच्छा, अरोटा या फिर क्या? सिस्टमिक आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पे? बॉडी ऑर्गन्स के पास। और ये कैसी ब्लड लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, जो अरोटा है या फिर सिस्टमिक आर्टरी है, ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी में। ठीक है सर। अब सुनो, ये अरोटा जब लेके जाएगी ना, हाँ, ये हम ऐसे ये लेके जा रही है, देख रहे हो, समझ लो, पेन का देखना, पेन को। हाँ, तो ये नीचे फिर यहाँ ऊपर गई, तो यहाँ पे क्या होता है? इसका डिवीजन हो जाता है, राइट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। वो आपके खैर काम का नहीं, बस तैयार रखना। एक मतलब हमारे हार्ट की तरफ जाती है, समझ लो, हार्ट बोल रहा हूँ, और एक हमारे वो ब्रेन की तरफ, है ना, ब्रेन, शोल्डर, पूरा नेक एक सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। और फिर ये घूम के आती है कहाँ? नीचे। अच्छा, ये जो अरोटा है, ये अरोटा घूम के आएगी, ऊपर डिवीजन हो गया, ऊपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। अब नीचे नीचे भी तो बॉडी पार्ट्स को देना है ना, किडनी हुई, स्टमक हो गया, अपने लेग्स हो गए, समझ लो, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो उनको लेग्स में ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो नीचे की तरफ चली जाएगी। अच्छा, कौन सी? इसको हम बोलते हैं डोर्सल अरोटा। क्या कहते हैं? डोर्सल अरोटा। ठीक है, अब सुनो, हाँ सर सुनाओ। अब भैया, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, हाँ, अब ये डीऑक्सीजनेटेड भी तो होगा, मतलब अपन लोग जब एक्सरसाइज करेंगे या फिर कुछ काम करेंगे तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस्तेमाल होगा। हाँ सर, उसमें ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होगी, समझ लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में बताया है। हाँ, और CO2 बनेगी। तो अब ये जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आती है? ये सर वेना कावा होती है। कौन होती है? वेना कावा। देखो, सुपीरियर वेना कावा कहाँ से लेके आती है? अपर बॉडी पार्ट से, मतलब जैसे अपना ब्रेन हो गया, नेक हो गया, यहाँ से कौन लेके आएगी? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब क्या? ऊपर वाला उसने मंजिल संभाल के रखा है, जो हमारी खोपड़ी वाला पार्ट होता है ना, उसको वहाँ से ब्लड कौन लेके आएगा? डीऑक्सीजनेटेड, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा नीचे बॉडी पार्ट से, नीचे मतलब वो ज़्यादा नीचे नहीं है, अच्छा, पैर वगैरह पूरे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना कावा लेके आएगी। कहाँ पे डाल देगी? राइट ऑरिकल में। ठीक है, अब भैया देखो, और जो हमारे ऑरिकल्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, हाँ, वो उनमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है। हाँ सर, क्या तो सही रहे हो। तो वहाँ से कौन लेता है? कोरोनरी साइनस। अच्छा, कोरोनरी साइनस क्या करेगा? जैसे राइट ऑरिकल पंपिंग करेगा, जब पंपिंग करेगा, अभी अपन कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे ना, सिस्टोल डायस्टोल पूरा क्लियर होगा, तो अब इनमें भी क्या होगा? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, समझ लो। तो उसका भी ब्लड कौन डाल देता है? कोरोनरी साइनस। किस में डालेगा? राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल में ब्लड। यहाँ पे कौन सा वॉल्व होता था? अरे गुरुदेव, वो होता था ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, तुम एक बात सब बताओ सर, सर ये ट्राइकस्पिड बोल दिए, ये बाइकस्पिड बोल दिए, इसका मतलब क्या है? अरे बाइकस्पिड मतलब क्या? यहाँ पे 2 छेद होते हैं जहाँ से क्या होगा? ब्लड निकलेगा, समझ रहे हो। अच्छा, और ट्राइकस्पिड में कैसे? 3 छेद हैं। अच्छा, एकदम प्रेशर से, समझ लो, ऐसे प्रेशर से ब्लड निकलेगा। और ये वॉल्व की सबसे बड़ी खास बात क्या है? क्या बात है सर? ये मतलब
वैसे हैं सर, कैसे मतलब अगर ब्लड इस डायरेक्शन में आ रहा है ना तो इसी डायरेक्शन में आएगा। ऐसा नहीं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड पीछे की तरफ चला जाए ऑरिकल्स में, ऐसा नहीं होता। इसलिए वॉल्व्स मतलब खास होते हैं हमारी बॉडी में। तो भाई ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। अब बढ़िया ब्लड आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे आ गया? राइट वेंट्रिकल में। ये कैसा ब्लड है? पहली बात तो ये बताओ कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा है? DO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल को कौन, राइट वेंट्रिकल से में देखो ये कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। मेरे देखो सवाल है ये नीट का ही, देख लेना जाके। ऐसी आर्टरी का नाम बताओ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी? ये देखो, ये देख रहे हो? हाँ, राइट और लेफ्ट लंग्स के पास चली जाएगी, समझ लो, राइट और लेफ्ट लंग्स के पास। वहाँ पे बोलेगी किससे? एल्व्यूलाई से, कि ए हम आए देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, अब बढ़िया इसको ऑक्सीजनेटेड कर दो। अब बताया मैं तुम्हें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में, बढ़िया दिल से बताया। हाँ, तो अगर किसी को देखना चाहिए जाना, ठीक। अब सुनो, दो सवाल जो यहाँ से अपन को बन सकते हैं। एक तो भैया लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के मतलब वॉल्स कौन कौन से होते हैं, ट्राइकस्पिड कहाँ, बाइकस्पिड कहाँ, समझ गए। दूसरा सवाल वो पूछता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। अच्छा, वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। याद रखना किस में होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। डायरेक्ट सवाल पे आ रहा हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कहाँ से होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। दो सवाल हो गए, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अच्छा, अब अपन शुरू करते हैं दूसरी चीज़। तो भैया आ जाइए, दूसरी चीज़ अपने पास क्या है? कार्डियक साइकिल। यहाँ से सवाल पूछता है और इसमें पता बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मैं भी रहता था। तो याद रखना कार्डियक साइकिल कुछ नहीं है। देख, ये मेरी पहली हार्ट बीट आई। कैसी सर, हिंदी में बता रहे हो? हाँ देखो, पहली हार्ट बीट आई मतलब दो हार्ट बीट। जैसे अपन लोग यहाँ पे चेक करते हैं ना, यहाँ पे आर्टरी को देखते हैं। हाँ सर, तो अपन लोग देखते हैं कि एक धक हुआ, फिर दूसरी बार जो धक होगा उसके बीच का जो टाइम गैप है, हाँ, उसमें जो हमारे हार्ट में काम हो रहा होगा सिस्टोल और डायस्टोल का, मतलब ब्लड की पंपिंग वगैरह, उस मतलब टाइम पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। बोल समझा कि नहीं समझा? सर अभी वो बात नहीं बनी, सर वो बात नहीं बनी, मतलब उतना मजा नहीं आया। तो देखो कुछ नहीं, इवेंट ऑकरिंग इन अवर हार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड हार्ट बीट। ओह इंग्लिश, अरे इंग्लिश नहीं तो लिख लिया, समझ लो, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब सुनो, कार्डियक साइकिल कितने सेकंड्स की होती है? नीट का सवाल है भैया, कोई लुल्लू मतलब ये लुल्लू सवाल भी पूछे हैं नीट में, और कुछ होते हैं जो नहीं लगाते हैं आंसर। याद रखना कितनी होती है? 0.8 सेकंड्स। नीट का सवाल, ठीक है। एक हार्ट बीट और दूसरे हार्ट बीट के बीच में जो टाइम गैप है उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कितने सेकंड्स की होती है? 0.8 सेकंड्स की। अच्छा, अब देखो 0.8 सेकंड्स तो ठीक है सर, 0.8 सेकंड्स की है। इसमें 0.4 सेकंड में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, और 0.4 सेकंड का क्या होता है? रिलैक्सेशन। अच्छा सर, अब जो अपने इंग्लिश वाले लोग हैं उनको समझो। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या? ब्लड इस समय कहाँ जाएगा? आउट जाएगा, हार्ट से बाहर की तरफ जाएगा। और 0.4 सेकंड जब रिलैक्सेशन होगा मतलब डायस्टोल। डायस्टोल मतलब क्या? बढ़िया से बैठा, कोई समस्या नहीं है, कोई जीवन में कोई दुख नहीं है, समझ रहे हो? डायस्टोल रिलैक्सेशन वाली कंडीशन, ठीक है। और ब्लड इस समय क्या होगा? हार्ट में आ रहा होगा। हमारा जो दिल है ना, हट हट जो भी कह दो, हट हार्ट, उसमें क्या हो रहा होगा? ब्लड आ रहा होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? डायस्टोल, ठीक है। अब पहले तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट तो बता दूं कि भाई हो क्या रहा है। अब सुनो, कार्डियक साइकिल को मैंने थोड़ा ग्राफ पे बनाने की कोशिश करी है। अच्छा, अभी से बता रहा हूँ, अभी आगे अपन बहुत क्लियर मतलब चुम्मेश्वर तरीके से सीखेंगे कि भाई ये होता क्या है। देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें? हमारा हार्ट है, हाँ सर, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे पाथवे बता दीजिए आप कार्डियक साइकिल का। देखो, सबसे पहला होता है ऑरिकल सिस्टोल, ठीक है, ऑरिकल या फिर एट्रियल, जो भी कहना चाहो, हाँ एट्रियल सिस्टोल। फिर होता है वेंट्रिकल्स में क्या? सिस्टोल। अच्छा, सिस्टोल मतलब क्या? वो सर मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकत लगाएंगे ताकि ब्लड क्या हो? बाहर जाए हार्ट से, ठीक है। फिर जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल ये जॉइंट डायस्टोल का मतलब है जब दोनों ही आर्टरी और मतलब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों क्या कर रहे हैं? मतलब बढ़िया रिलैक्सेशन वाली कंडीशन में बैठे हैं। अच्छा, तुम लोग रिलैक्स कब होते हो? अब सर वो बहुत सी चीज़ें हैं, चलो आओ, ठीक है। तो सबसे पहले 0.1 सेकंड का क्या होता है? ऑरिकुलर सिस्टोल, ठीक है। 0.1 सेकंड का क्या होता है? ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब आर्टरी क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब अगर जो आर्टरी है, हाँ एट्री या फिर ऑरिकल्स, जो भी कह दो, ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा। अच्छा, तो वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ठीक है। और फिर क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अच्छा, कितने सेकंड का होता है? 0.3 सेकंड का। अच्छा, वेंट्रिकल सिस्टोल कितने हैं? 0.3 सेकंड्स का होता है। ये मैंने भैया देखो, वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है? सिस्टोल। अच्छा देखो, ये बाहर क्या है? आर्टरी, ऑरिकल, ठीक है, ऑरिकल। और अंदर की तरफ मैंने क्या बनाया? वेंट्रिकल। तो ऑरिकल्स में सिस्टोल हुआ कितना? 0.1 सेकंड के लिए। वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ 0.3 सेकंड। 1 2 और 3, 0.3 सेकंड्स के लिए क्या हुआ? सिस्टोल, ठीक है।
अब होता है जॉइंट डायस्टोल। क्या होता है जॉइंट डायस्टोल? डायस्टोल मतलब क्या? अभी तुझे कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी आगे बताऊंगा, बस मैं एक दिमाग में तुम्हारे बैठा रहा हूँ कि ऐसा होता है, समझ रहे हो? अभी आगे डायग्राम से बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है? जो जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड का होता है? 0.4 सेकंड का। इसमें क्या होता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता रहता है बिना बिना कोई संकोच के। अच्छा बड़े बढ़िया, ऑरिकल से ब्लड आ रहा है तो वो सोचता है कि भैया चलो वॉल खुले ही है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, हाँ तो वेंट्रिकल्स में भी ब्लड देते जाओ। अच्छा अब ये मत पूछना बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल क्यों कहाँ पे होते हैं, इसलिए मैंने पहले ओवरव्यू बताया था हार्ट का, समझ रहे हो? हाँ लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, और ट्राइकस्पिड राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है? एक भैया नीट में कभी एक बार सवाल पूछा था डायस्टेसिस से, तो आगे बताएंगे, वैसे सुन लो। डायस्टेसिस मतलब क्या होता है, पहले ब्लड पैसिवली जा रहा था, कहाँ पे पैसिवली जा रहा था? हमारे वेंट्रिकल्स में, हाँ। और डायस्टेसिस में क्या होता है, मतलब थोड़ा प्रेशर चाहिए जाता है, एक्टिव एक्टिव मतलब थोड़ी एनर्जी लग जाती है। अच्छा जब वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टेसिस। तो देखो पाथवे ऑफ कार्डिक साइकिल, नीट का सवाल है भैया, कार्डिक ऑफ पार्ट्स मतलब पाथवे ऑफ कार्डिक साइकिल क्या है? सबसे पहले ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर जॉइंट डायस्टोल, फिर जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या आ जाता है, ऑरिकुलर सिस्टोल। भैया डायग्राम से भी बता दिया। अब आओ कार्डिक साइकिल पे थोड़ा अपन अंदर चलें। अच्छा अभी सब ऊपर ऊपर से देखा है ना, अब अंदर तो चलो, आ जाओ भैया। चलो सबसे डायग्राम देख के परेशान नहीं होना, पूरा डिटेल में मजेदार तरीके से बता देंगे। देखो सबसे पहले मैंने कहाँ से लिया, डायस्टेसिस से लिया, क्योंकि मैंने वहाँ छोड़ दिया था ना आप लोगों को, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो डायस्टेसिस मतलब क्या, इसमें हमारा जो ब्लड था वो थोड़ा कैसे जाएगा, एक्टिव फॉर्म में जाएगा। कैसे जाएगा, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है? अब देखो ये जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा था ना, हाँ हाँ सर ये चल रहा था, इसमें क्या होता था, रैपिड फ्लो हो रहा था ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो 70% जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो भर जाते हैं। अच्छा जब मतलब 0.8 सेकंड तक पहुंचेगी ना गाड़ी हमारी कार्डिक साइकिल की, तो हमारे वेंट्रिकल 70% भर जाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे भरेंगे। अच्छा और फिर जो ऑरिकल सिस्टोल होगा इसमें 30% ब्लड और जाता है वेंट्रिकल के पास, कितना, 30% ब्लड। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो हमारे वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड हो जाता है, 100%। अच्छा सर तो ज़्यादा नहीं हो गया? तो देखो ना बता रहा, रुको देखो डायस्टेसिस हो, डायस्टेसिस में एक चीज़ आपको क्या रखनी है, डायस्टेसिस में जितने भी चैम्बर्स हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, 4। अपन लोग मैमल्स हैं ना, हाँ 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है? इनमें प्रेशर कैसा होता है, इक्वल। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, 0.4 सेकंड का होता है, कितने, 0.4 सेकंड का पैसिव फ्लो होता है ब्लड का। हाँ कब तक पैसिव फ्लो होगा, जब तक डायस्टेसिस नहीं आएगा, है ना? हाँ क्योंकि जॉइंट डायस्टोल में क्या पैसिव फ्लो जा रहा था, वेंट्रिकल्स में ब्लड खूब दिल से जा रहा था। इस समय एवी वॉल मतलब क्या, और आर्टेरियल वेंट्रिकुलर वॉल, मतलब ये जो हमारे ट्राइकस्पिड मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होते थे ना ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, हाँ तो एवी वॉल कैसे है, ओपन है, तभी तो ब्लड जा रहा है। हाँ और सेमील्यूनर क्या है, क्लोज है। सेमील्यूनर मतलब क्या सर, अरे भाई साहब यहाँ से जो अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाती थी, इनके इनके जो वॉल्व होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सेमील्यूनर वॉल। पता है ना भैया? हाँ कोई एनसीईआरटी में लिख देते हैं एरोटिक वॉल, है ना, या फिर पल्मोनरी वॉल, समझ रहे हो? हाँ ये क्या है, इस समय बंद है। अरे भैया बंद तो होना ही चाहिए, अगर यहाँ क्योंकि ब्लड ऊपर से आ रहा है तो ब्लड निकल नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आया अपन ऑरिकुलर सिस्टोल पे, ठीक है? ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब क्या, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेंगी, फिर से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कौन, ऑरिकल्स, हाँ आर्टरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, कुछ नहीं सर, एक्टिव होगा। ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्टिव। कितने सेकंड की होगी, सबसे पहला सवाल, 0.1 सेकंड की होगी। कितने, 0.1 सेकंड की होगी और एक्टिव होगी। एक्टिव मतलब क्या, इसमें एनर्जी लगेगी। अब भैया कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगी एकदम ताकत से, प्रेशर से, ताकि क्या हो, ब्लड जाए वेंट्रिकल्स में, तो वो एक्टिव होगी, ठीक है? इसमें एवी वॉल झट से खुलेंगे, झट से खुलेंगे मतलब क्या, एकदम प्रेशर, जैसी प्रेशर बढ़ता गया किसमें, ऑरिकल्स में, एकदम से एवी वॉल खुले, मतलब यहाँ पे बाइकस्पिड हो, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल खुले और वेंट्रिकल्स में ब्लड चला गया। अब वेंट्रिकल्स कितने भर गए, 100%। बोल हाँ कि ना, अरे देख भाई 70% तो जॉइंट डायस्टोल में भर गए थे और 30% और आ गए, तो टोटल कितना हो गया, 100%। 100% वेंट्रिकल्स भर गए, कब, ऑरिकुलर सिस्टोल में। अब सुनो, वेंट्रिकल सिस्टोल में तुम्हें 3 प्रोसेस में बताना चाह रहा हूँ, क्यों, ताकि उससे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। देखो वेंट्रिकल सिस्टोल में मैं बताऊंगा पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब देखो आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जब सेम रहेगी और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसको अपन क्या बोले, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर पीरियड ऑफ इजेक्शन और आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, मतलब क्या, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब वो जब रिलैक्स करेंगे, समझ लो। ये 3 प्रोसेस मैं तुम्हें बताऊंगा। भैया वो जो फिजिक्स वाले हो, समझ रहे हो ना, फिजिक्स भी तो पढ़ते होगे ना, वो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। उसमें वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। बेटा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, हाँ ज़्यादा सवाल देता हो, हाँ ठीक है। अब हम थोड़ा अपन वेंट्रिकल सिस्टोल पे चलते हैं। तो देखो भैया अब अपनी गाड़ी कहाँ पहुंच गई, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे। अच्छा वेंट्रिकुलर सिस्टोल लास्ट प्रोसेस है, इसी में क्या होती हैं, आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें सर, कैसी आवाज़ें, अरे वो हार्ट से आवाज़ नहीं आती जिसको वो सर स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर साहब देखते हैं, वो लब डब। अपन लोग क्या सुनते हैं, धक 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 धक, अरे बल्कि वो होता क्या है, लब डब। अब चलो अपन समझेंगे, पहले देखो सबसे पहले क्या होता है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस समय क्या होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सुनो मेरी बात, जैसे पहले ऑरिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, हाँ हाँ सर, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा सर कैसे करेंगे सर, बता तो रहे हैं। अब देखो जब
जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप खुद थोड़ा सोचना, मेरी बात को समझना और सोचना कि भैया क्या वॉल्स खुले होने चाहिए? सर कोई से भी वॉल्स नहीं खुले होने चाहिए। क्यों? अगर वॉल्स खुले होंगे और मान लो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो ब्लड निकल जाएगा। हाँ सही कह रहे हो भाई साहब, तो ब्लड निकल जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ? तो इसमें नीट में सवाल जो पूछता है याद रखना, जो हमारा एवी वॉल्व है और हमारे जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं ये क्लोज रहते हैं। अच्छा, लेकिन सवाल क्या पूछेगा कि जो फर्स्ट साउंड आता है, हाँ लब, जो लब होता है ना पहला साउंड, जो लब साउंड आता है वो कब कैसे आता है? जब हमारे एवी वॉल्व्स क्लोज होंगे ना। कौन से एवी वॉल्व? आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होंगे तो हमें कौन सा साउंड आएगा? लब। अच्छा, लव यू नहीं, लव नहीं, हाँ लव, लव साउंड आएगा। इसकी पता इंटेंसिटी कम होती है लेकिन थोड़ा सा टाइम पीरियड क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये आप लोग पीजी वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है। एवी वॉल्व क्लोज होंगे तो क्या होगा? हम एवी वॉल्व जब क्लोज होंगे तो हमें पहला साउंड आएगा लब साउंड। कब आ रहा है? नीट में सवाल पूछा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, ठीक है। अगर उसको और डिटेल में पूछना होगा तो बता देगा कि आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है या रिलैक्सेशन में, तो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। जब सिस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल्स में, एवी वॉल्व्स बंद हो रहे हैं जिस वजह से क्या हो रहा है? लब साउंड आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, पीरियड ऑफ इजेक्शन। इजेक्शन मतलब क्या? अब ब्लड वेंट्रिकल से जाएगा, कहाँ जाएगा? अरे भाई साहब अभी तो बताए थे, क्या बताए थे? सर हम भूल जाते हैं, अरे ऐसे मत करो। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो बाबा पीरियड ऑफ इजेक्शन में क्या हुआ? ब्लड आउट, हाँ मतलब ब्लड जाएगा, टाटा बाय बाय के दो ब्लड से। अच्छा, ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स के पास और उसके पास, किसके पास? अरे वही सर, वो नहीं होता लंग्स, हाँ ठीक है। तो इस समय क्या होंगे? जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो खुल जाएंगे और एवी वॉल्व्स भैया क्लोज ही रहेंगे। अच्छा, अब एवी वॉल्व जब क्लोज क्यों है? क्योंकि ऊपर क्या हो रहा होगा? ब्लड तो आ रहा होगा। ऊपर क्या हो रहा होगा? ब्लड आ रहा होगा। ऊपर ये अपना ब्लड आ रहा है बढ़िया से ऑरिकल्स के पास। क्योंकि इसके बाद क्या होगा? वो डायस्टोल के बाद जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेंगे इसके बाद क्या होगा? वो होगा सर ऑरिकुलर सिस्टोल। हाँ थोड़े बहुत पढ़े हैं सर हम लोग, ठीक है। अब बात आती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब भाई बात करें वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल मतलब क्या? रिलैक्सेशन। अब रिलैक्स कौन करेंगे? हमारे वेंट्रिकल्स। अच्छा, तो देखो दूसरी साउंड आती है, कब आती है? जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स जो है वो क्लोज होंगे तो हमें दूसरी साउंड आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? डब। क्या बोलते हैं? डब। पहला साउंड क्या था? लब, ठीक है। ये कब आया? एवी वॉल्व्स के बंद होने से, हाँ। और ये सेकंड साउंड कब आया? डब साउंड। कब आया? सेमिल्यूनर वॉल्व जब क्लोज हुए। अब देखो पूरा ब्लड यहाँ से मान लो इजेक्ट हो गया होगा, बाहर चला गया होगा वेंट्रिकल से, तो अब भैया वो बोलेंगे कि भैया बंद ही कर लो, खोल के मतलब क्या है वॉल्व्स को, तो इसलिए भैया वॉल्व्स क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो सेकंड साउंड आएगा कौन सा? डब साउंड। इसकी बाबा पता इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और टाइम पीरियड कम होता है। मतलब आप लोग जब स्टेथोस्कोप लगा के सुनोगे ना तो लब थोड़ा सा उसकी मतलब कम आवाज़ सुनाई देती है और डब की धब, ऐसी दब, समझ रहे हो? ज़्यादा इंटेंसिटी है ना इसकी। अच्छा समझ रहे हो, ठीक है। बाबा अभी पूरा तो ना हुआ, रुको। तो देखो अब एक बार अपन फिर से देख लेते हैं किसको? कार्डियक साइकिल को, क्योंकि मैंने डायग्राम से बता तो दिया लेकिन अभी मुझे पता फिट नहीं हुआ वो दिमाग में आपके। तो देखो 0.1 सेकंड का क्या हुआ था? ऑरिकुलर सिस्टोल। इसमें आर्टरी क्या करी थी? जो हमारे ऑरिकल्स थे वो क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट करे। हाँ सर, मतलब दिल से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ताकि वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाए। चला गया सर। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आया तो वेंट्रिकल्स बोलेंगे लब ऐसा करते हैं, हम भी सिस्टोल कर लेते हैं, मतलब हम भी कॉन्ट्रैक्ट हो लेते हैं। तो 0.3 सेकंड में वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो लिए। फिर उसके बाद क्या होगा? अब भैया जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे वेंट्रिकल्स, हाँ सर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड क्या होगा? इजेक्ट होगा, बाहर बॉडी के पास जाएगा। और इसके बाद जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब क्या? ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड खूब दिल से जा रहा होगा। अच्छा, मतलब कोई मतलब पैसिवली क्या होगा? एक मतलब पैसिवली क्या होगा? ब्लड जा रहा होगा ऑरिकल से वेंट्रिकल्स के पास। अब जब ऑरिकल से वेंट्रिकल्स के पास ब्लड जा रहा होगा तो कौन से वॉल्व खुले होंगे? सोचो दिमाग से। एवी वॉल्व, हाँ सर, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले होंगे। और इस समय 70% ब्लड से भर जाता है हमारा कौन? वेंट्रिकल। और 30% कब बनता है? भरता है। टोटल 100% कब होता है वेंट्रिकल? जब सिस्टोल होता है। किसमें? ऑरिकल्स में। तो मैं कोशिश करिए कि आपको समझ में आया हो। अब सुनो, अपने को सवाल कहाँ से मिलेंगे वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। कहाँ से? वॉल्स के ओपनिंग और खुलने से, खुलने और बंद होने से। कैसा? पहला साउंड कौन सा था? लब साउंड। लब साउंड वो हमें कब मिलता था? जब एवी वॉल क्लोज होते थे। कब होते थे एवी वॉल क्लोज? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय। वेंट्रिकल जब सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रतिक्रिया करते थे। अच्छा, तो हमें एवी वॉल जब क्लोज होते थे तो पहला साउंड आता था लब साउंड। और फिर डब साउंड कब आता था? जब डायस्टोल होता था, जब वेंट्रिकल बढ़िया रिलैक्स करेंगे, मतलब आराम से बढ़िया हाथ के ऊपर हाथ रख के आराम करेंगे। अच्छा, सेमिल्यूनर वॉल इस समय क्या होंगे? क्लोज होंगे। तो हमें दूसरा साउंड आएगा कौन सा? डब साउंड। अब सुनो, नीट में एक तो सवाल अपन से यहाँ से पूछ सकता है साउंड से, और दूसरा सवाल हमसे वो पूछेगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम से। नाम तो सबने सुना होगा, हाँ। तो सुनो, देखो पहले मैं बताता हूँ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये क्या होते हैं? कुछ नहीं होते। देख, अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अभी देखो, सुनो बहुत सिंपल चीज़ है ये। हमने अभी पढ़ा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, बोलो हाँ या ना? हाँ सर पढ़ा अभी, जब हमें दूसरी साउंड आई थी डब साउंड, हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड क्या हो जाता है? बच जाता है, बोलो हाँ या ना?
कुछ अमाउंट, मतलब पूरा थोड़ी ना निकाल देगा हार्ट, तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड बच जाता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये कितना बच जाता है, 120 ml। कितना, 120 ml। ये भैया डाटा जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनने बताया है ना, नहीं मुझे कोई पूछा कि भाई सर मेरे हार्ट में तो 130 ml बच रहा है, आपने तो 120 लिखवा दिया। अरे बड़ा हरामी हो बेटा भैया आइडियली बांधना है ना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इस कितनी होती है, 120 ml। अब देखो अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको अपन बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखो सिंपल है भाई, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करे, हाँ सर सिस्टोल करे मतलब कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे और एकदम से प्रेशर से क्या हुआ होगा, ब्लड निकला होगा बाहर, हाँ सर निकला होगा। तो जब मतलब ये ब्लड निकल गया तब भी थोड़ा बहुत क्या हुआ, ब्लड बच गया, ब्लड थोड़ा बच गया, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कितनी होती है सर, 50 ml। अच्छा ज़्यादा नहीं सर, जो वो छोटी वाली वो एपीफेज वाली बोतल नहीं आती, हाँ हाँ सर उतनी सर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ml, ठीक है। अब सुनो, हमसे पूछता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, एंड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अच्छा मतलब 120 माइनस 50 कितनी आई, 70 ml। अच्छा ये होती है क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब सुन थोड़ा इसकी डेफिनेशन और देख लो, क्योंकि एक तो ये पूछेगा कि भाई स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लो, दूसरी पूछेगा कि भाई स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है ये तो बताओ। अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन पर कार्डिक साइकिल, इसको अपन क्या बोलते हैं बाबू भैया, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। मतलब जितना ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स निकाल देते हैं बॉडी को, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। कितनी होती है, 70 ml। अच्छा अब इससे मुझे क्या निकालना है, कार्डिक आउटपुट, मतलब कि 1 मिनट में मेरा ब्लड कितना लीटर ब्लड, मतलब जो मेरा हार्ट है कितना लीटर ब्लड पंप कर रहा है पूरे बॉडी में, उसको अपन बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। बोलो हाँ या ना, हाँ। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब जैसे नॉर्मली अपनी हार्ट रेट कितनी होती है सर, 72 होती है। बाबा नॉर्मली की बात कर रहा हूँ ना, वो तो आइडियल केस हो गया 72 नॉर्मली। अब भाई तो आजकल टेंशन ज़्यादा चली ना सर, नीट का पेपर आ रहा है उसकी टेंशन चल रही है, उससे ज़्यादा टेंशन किस चीज़ की है, अगर कैंसिल हो गया तो क्या होगा, समझ रहे हो। हाँ तो ये आजकल नहीं चल रहा कि भाई कैंसिल नीट्स कैंसिल नहीं, अरे भाई साहब पेपर दो मौज करो जाके। हाँ तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट कितनी, 70 होती है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट 74, ठीक है। ये हमारी आ गई 5000 ml या फिर 5 लीटर कार्डिक आउटपुट। अच्छा अब इस चीज़ से पता, एक चीज़ में मैं तुम्हें और लिंक करता हूँ, वो क्या है, कार्डियोमेगैली। अच्छा कभी कभी बच्चा कंफ्यूज जाता है इसमें। देखो कार्डियोमेगैली मतलब क्या होता है कि यदि ये हमारे जो हार्ट का साइज़ है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। वैसे नॉर्मली सर साइज़ कैसे अपन लोग देखते हैं, देखो कुछ नहीं, एनसीईआरटी लिखती है क्लेंज्ड फिस्ट। क्लेंज्ड फिस्ट मतलब ऐसा, ये मतलब मेरा हार्ट जो दिल है वो इतना सा है, मतलब आप लोग भी ऐसा बना के देखना क्लेंज फेस। इसका मतलब क्या है, हार्ट मतलब मेरा हाथ इतना सा, हार्ट इतना सा है, दिल बताओ। अच्छा ठीक है। अब कार्डियोमेगली में क्या होता है, जो हमारा हार्ट का साइज़ है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। सर क्यों बढ़ जाता है, देखो अब जो एथलीट्स हैं, मतलब जो हैवी कार्डियो कर रहे हैं, रनर हैं, मतलब दौड़ लगाते हैं, समझ लो जो जैसे नहीं होते कुछ कुछ इस यूसेन बोल्ट वगैरह, समझ लो अपने मिल्खा सिंह वगैरह सर जी, हाँ। तो उनमें क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द हार्ट। अब ये क्यों हो रहा है साइज ऑफ द हार्ट, ताकि बाबा देखो अब उन्हें देखो जब वो दौड़ेंगे, हाँ तो ब्लड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हार्ट बोलता है तुम ऐसी परेशान मत हो, हम अपना थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि मुझे कम हार्ट बीट पे ही, मतलब ज़्यादा प्रेशर ना पड़े हार्ट पे, कम हार्ट बीट पे ही, मतलब कम हार्ट बीट पे मैं पूरे बॉडी में ज़्यादा ब्लड पंप कर दूँ। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियोमेगैली। अच्छा कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको समझ में आए, अभी तक मैं मान नहीं रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कार्डिक साइकिल, मैंने जो भी इतना सब कुछ बक बक किया। अब देखो भैया अपन ने कार्डिक साइकिल तो कंप्लीट कर ली, हाँ कर ली। अभी सर क्वेश्चन तो बचे, अरे भैया पता है हमें, लेकिन कराएंगे उसको भी। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कंपोजिशन और दे दूँ, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से सवाल पूछ लेता ना कभी कभी, वो और क्लियर कर दें। तो देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले भैया हो जाओ शुरू। प्लाज्मा कितना होता है, 55%। मैक्सिमम हमारे ब्लड में क्या मिलता है, प्लाज्मा कितना होता है, 55%। प्लाज्मा से सुन लो, प्लाज्मा से सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा एक प्लाज्मा हो गया और एक लिम्फ हो गया, ये ऐसे सवाल हैं जो अपने को एक क्वेश्चन दे के चले जाते हैं अगर आया तो, समझ रहे हो। प्लाज्मा कितना होता है, 55% मैक्सिमम। और जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब नहीं होते फॉर्म, इनको अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है, देखना जाके राइट साइड में। अच्छा या फिर ब्लड कॉर्पसेल्स। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स कितना बनाते हैं, 44% अपन टोटल ब्लड का कंपोजिशन में। और डब्ल्यूबीसी लीस्ट होती हैं, लीस्ट मतलब कम मात्रा में, कितनी, 1% होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा प्लाज्मा के ऊपर बात की जाए। प्लाज्मा कैसा होता है सर, हमने सर देखा नहीं है सर, अरे येलो कलर का होता है। अच्छा जब ये अपनी आरबीसी से मिल जाता है तो रेड कलर का हो जाता है हमारा ब्लड। अच्छा तो प्लाज्मा कैसा, येलो कलर का है। अब इसमें देखो 90 से 92% क्या होता है, पानी। अच्छा पानी मतलब H2O, हाँ ठीक है, वाटर, हाँ। और 8 से 10% क्या होता है, सॉलिड पार्ट। अब सॉलिड पार्ट से सवाल पूछता है कौन कौन से, देखो
इनऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट। अच्छा सर ये केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो क्या? अबे नहीं यार, इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या होते हैं, कुछ आयन, सॉल्ट, गैसेज, ये सब चीज़ें होती हैं। सवाल यहाँ से नहीं पूछा, आओ मेन चीज़ पे आओ। ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट्स में क्या क्या होते हैं, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी मैटर जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, हार्मोन्स। अब सर हार्मोन्स वगैरह सर मैं समझे नहीं, मतलब अरे सीरोटोनिन, हेपेरिन, ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, और होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। अब सुनो, प्लाज्मा प्रोटीन पे याद रखना क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा है। कितने तरीके के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं हमारे प्लाज्मा में? सर वो 4 होते हैं सर, हमने देखा है सर। कहाँ देखा है सर? किताब में पढ़ा था। अच्छा कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अच्छा अब सुनो, जो एल्ब्यूमिन होता है ना, ये मैक्सिमम होता है, मतलब हमारे पूरे प्लाज्मा में मैक्सिमम कौन मिलता है? एल्ब्यूमिन, ठीक है। और स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा। ये क्या करता है, इसका फंक्शन याद रखना, ये मेंटेन करता है ब्लड कोलॉइडल ओस्मोटिक प्रेशर। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस करती है, मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, कोशिश कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमारी जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल जो फंक्शन है, वो मेंटेन रहे कांस्टेंट। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है? ब्लड कोलॉइडल ओस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो ब्लड में कोलॉइड्स हैं, हाँ उसमें ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। देखो इतना इंग्लिश नहीं समझ में आया, हिंदी में सुन लो। जो ओस्मोसिस की प्रतिक्रिया है हाँ हमारे ब्लड में, उसको मेंटेन कौन करता है? एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन है क्या सर? वो प्लाज्मा प्रोटीन है सर। अच्छा अब आओ ग्लोबुलिन पे। ग्लोबुलिन मतलब क्या? अरे सुनो, इसमें अपने को 3 ग्लोबुलिन पढ़ना है। कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। करे परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बोलेगा कोई, बोलेगा सर जी हम फिजिक्स छोड़ के आए हैं सर, यहाँ पे आप फिर अल्फा बीटा गामा पढ़ाने लगे। सुनो, अल्फा मतलब क्या, ये अल्फा ग्लोबुलिन क्या करता है? कॉपर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अच्छा, और बीटा ग्लोबुलिन क्या करता है? ये चेन्स होती हैं, पता? बीटा ग्लोबिन की चेन्स हो गई, अल्फा ग्लोबिन की चेन्स हो गई। ये बीटा किस में हेल्प करता, बीटा ग्लोबिन किस में हेल्प करता है? आयरन के ट्रांसपोर्ट में। अब सुनो, गामा ग्लोबिन को याद रखना। गामा ग्लोबिन जो है ये एक्ट करता है क्या? एज एंटीबॉडी। अब भैया जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा भैया एंटीबॉडी का कमाल। अच्छा, ये ऐसा गामा ग्लोबुलिन है, जो ग्लोबिन है वो गामा ग्लोबिन ऐसा है जो हमारा कौन बनाता है? लिम्फॉइड ऑर्गन। हाँ सर क्या तो सही रहो। अच्छा हमारी बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन कौन होता है? अरे सर होते हैं सर, बहुत से होते हैं। कौन कौन से, एक आध बताओ जरा सर। वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी होते हैं, अच्छा थाइमस हो गया, अच्छा। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन सर स्प्लीन आ गए, लिम्फ नोड्स आ गए, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो गामा ग्लोबुलिन क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी। हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंटीबॉडी होती हैं सर? बहुत अच्छे वो थी सर, आपने बताया था। कौन सी सर? जैसे जब लड़कियां नहीं छोड़ती जाती हैं प्यार में कोई दीवाना, तो गम गम मिलता ना उसको, तो IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है। तो गम दे, ये क्या है भैया? हमारी एंटीबॉडीज। हाँ, अब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन भी होता है। हाँ, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जहाँ पे भी तुम्हें प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन मिल जाना, आंख बंद करके लगा देना, क्या? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब मुझे पता फाइब्रिनोजन जो है वो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, इसीलिए इसको क्या काम दिया गया है? तुम ऐसा करो बेटा, ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करो। अच्छा फटाफट जाओ ब्लड की क्लॉटिंग करो। कौन? फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग को और देख लो, क्योंकि बोलोगे अब तुमने छेड़ तो दिया ये टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग, तो बता तो सुनो। तो देखो भैया, ब्लड क्लॉटिंग सिंपल, बहुत सिंपल। इसको अपन क्या बोलते हैं? कैस्केड थ्योरी, ठीक है। अब देखो मान लो गलती से क्या हुआ, आप लोग ब्लेड से खेल रहे थे या फिर मैं खेल रहा था ब्लेड से, गलती से क्या हुआ? कट लग गया मेरी स्किन पे। क्या लग गया? स्किन पे गलती से कट लग गया। अब क्या होगा? ब्लड धीरे धीरे निकलने लगेगा। अब भैया कोई थोड़ा इमेजिन करना नहीं, भैया मैं काट के थोड़ी ना दिखाऊंगा, मेरा भी खून अमूल्य है यार। हाँ, तो क्या हुआ? गलती से कट लग गया, ठीक है, मस्ती कर रहे थे अपन लोग, तो ब्लड निकलने लगा। तो अब देखो इंजर्ड स्किन, मतलब यहाँ पे जो मान लो ये इंजर्ड हो गई मेरी स्किन, ठीक है, ये रेडिश, यहाँ पे ब्लड निकलने लगा, ठीक है। और प्लेटलेट्स, यहाँ पे क्या होंगे? प्लेटलेट्स भी होंगे मेरे ब्लड में। तो जो इंजर्ड स्किन है, जो पार्ट मेरा इंजर्ड हुआ टिश्यू का, वहाँ पे क्या होगा? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब जो बाहर से क्या करेगा? कवरिंग करेगा, ताकि ब्लड कम निकले। और प्लेटलेट्स अंदर एकदम से मतलब वो चालू हो जाएंगी। कैसे चालू हो जाएंगी? देखो अंदर क्या निकालेंगी? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अच्छा क्या निकालेंगी? एंडो मतलब अंदर से देखेंगी, ए भैया ब्लड रोको। अच्छा ब्लड रोको, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अच्छा ब्लड का अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो समस्या हो जाएगी, समझ लो, ठीक है। अब ये ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ये कैल्शियम के साथ बाइंड करेगी। अच्छा, वो क्या करेगी? किसको निकालेगी हमारे ब्लड में? थ्रोम्बोकाइनेस। अच्छा, तो आपको नीट में सवाल मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको उठाया है ब्लड क्लॉटिंग को, नहीं तो छोटी सी चीज़ है मैं नहीं उठाता, लेकिन इसमें सवाल पूछा है नीट में, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बोकाइनेस या फिर क्या? थ्रोम्बोकाइनेस, यहाँ से सवाल पूछा था कि भाई साहब कौन आता है वो मतलब रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, कौन सी रिएक्शन? अभी बताएंगे। प्रोथ्रोम्बिनेस या फिर क्या? थ्रोम्बोकाइनेस। अच्छा सुनो, प्रोथ्रोम्बिनेस या फिर एक ही है ना, नाम बस अलग अलग है। जैसे तुम्हारे घर का नाम पप्पू, बाहर का नाम अप्पू है, वैसे ही इसमें प्रोथ्रोम्बिनेस या फिर क्या? थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेस क्या करता है? जो हमारा हिपेरिन है इसका इनएक्टिवेशन कर देता है। क्यों इनएक्टिवेशन क्यों करना है सर हिपेरिन का? अरे सुनो, इनएक्टिवेशन ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है,
ये मतलब ब्लड को हमारे कोगुलेट नहीं होने, धक्का नहीं जमने देता, हिंदी में बताएं तो धक्का नहीं जमने देता, कोगुलेट नहीं होने देता। कौन? हेपेरिन। तो हेपेरिन को सबसे पहले रोकना पड़ेगा। अच्छा, अब नहीं तुम लोग के दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर पूरे बॉडी के ब्लड को बोल देगा कि भैया हेपेरिन का इनएक्टिवेशन करो, नहीं, बता इतने से ही पार्ट का करेगा। नहीं तो अगर पूरे बॉडी का करे तो भैया समस्या हो जाएगी। हाँ, तो इतने से ही पार्ट में क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर थ्रोम्बोकाइनेज बोल देगा भैया हेपेरिन का इनएक्टिवेशन करो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमें क्या करनी है, क्लॉटिंग। ठीक है, अब क्लॉटिंग के लिए कौन आता है, प्रोथ्रोम्बिन। कौन आता है, बढ़िया एकदम झकास मोड में आएगा, कौन, प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा, अब ये इनएक्टिव है, इसको कौन एक्टिव करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर क्या, थ्रोम्बोकाइनेज। ये सवाल पूछा था नीट में। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट कौन करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। किसकी प्रेजेंस में करेगा, कैल्शियम+2। हमारे ब्लड में इसलिए कैल्शियम+2 की आवश्यकता होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में। अब देखो थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया। अब थ्रोम्बिन जाएगा फाइब्रिनोजन के पास, ये अभी बताए थे ना, ये गया देखो फाइब्रिनोजन। हाँ, और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में बता दी, किस में हेल्प करते थे, ब्लड क्लॉटिंग में। ये जाएगा फाइब्रिनोजन के पास, जो कि कैसा था, अभी तक सॉल्युबल था। अभी तक सॉल्युबल था मतलब कैसे, अरे जब तक ब्लड में मेरा ब्लड नहीं निकल रहा था यहाँ से, तो तब तक ये क्या था, सॉल्युबल था। अब ये जिसने देखा प्लेटलेट्स ने कि भैया पूरा काम हमें ही संभालना पड़ेगा, थ्रोम्बिनेज वगैरह ब्लड में देखनी पड़ेगी कैल्शियम+2 की आवश्यकता के साथ। तो एक्टिव हुआ कौन, थ्रोम्बिन। हाँ, और थ्रोम्बिन एक किसको एक्टिवेट करेगा, किसको जगाएगा जाके, फाइब्रिनोजन को। अब जी फाइब्रिनोजन कैसा था, सॉल्युबल था, इसको कन्वर्ट करा देगा किसमें, फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन कैसा होता है, इनसॉल्युबल। हाँ, तो अब फाइब्रिन सबसे पहले क्या करेगा, ऐसे एक वो बना देगा जाल। अच्छा, क्या कर देगा, ऐसा एक जाल बना देगा, जहाँ मतलब यहाँ पे मेरी कट हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या कर देगा, ऐसा ये जाल बना देगा। छन्नी देखो, छन्नी वो जो अपन जिससे चाय छानते हैं, हाँ वैसी वैसी छन्नी सी वो बना देगा क्या, जाल। अब यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे आरबीसी हैं, डेड आरबीसी, डेड डब्ल्यूबीसी, डेड प्लेटलेट्स, ये सब आके क्या हो जाएंगी, एक्यूमुलेट होने जाएंगी। एक्यूमुलेट मतलब क्या, ऐसे यहाँ पे लग जाएंगी ताकि वो ब्लड ना निकले। अच्छा, तो ये क्या था बाबा, कैस्केड थ्योरी। इससे हमारा ब्लड भैया स्टॉप हो जाएगी ब्लीडिंग। अच्छा, अब भाई तुम्हें पता होगा कि अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो ऐसे ऐसे में क्या हो सकता है, परप्यूरिया डिसीज ओपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परप्यूरिया डिसीज। हाँ सर, पता है सर। अच्छा सर, अब भैया हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो भैया क्लॉटिंग कराते हैं, ये सबको, ये तो मतलब आपको पता ही होगा, छोटी मोटी चीज़ें हैं। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग में क्या याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिनेज फिर क्या, थ्रोम्बोकाइनेज आता है, वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, बोलता है भैया ब्लड लॉस हो रहा है, फटाफट क्या बनाओ, फाइब्रिन बनाओ, ताकि क्या हो, ब्लड का कोगुलेशन कम हो। फिर अपन लोग वो पपड़ी निकालते हैं धीरे धीरे, समझ रहे हो ना, बचपन में नहीं करते थे, लग जाती थी बढ़िया पपड़ी निकालना, फिर खून और निकलता था। अच्छा, अब आओ नेक्स्ट चीज़ पे। तो देखो भैया, एक और मजेदार चीज़ जहाँ से नीट में सवाल पूछता है, मैं वही वही चीज़ छू रहा हूँ जहाँ से नीट में सवाल पूछ लेता है ना। तो सुनो, सबसे पहले बात है, अपन कर रहे हैं आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर, अरे सर ये अच्छा वो लाल मुंह वाला बंदर नहीं था, मंकी, हाँ हाँ सर, बंदर नहीं था, लाल मुंह वाले, उसके नाम पे था रेशियस मंकी, इसको हम बोलते हैं आर एच फैक्टर। देखो ए बी ब्लड ग्रुप तो आप लोग जानते ही हो, अगर नहीं जानते तो एनसीईआरटी में देख लेना एक बार जाके, हमारी प्यारी सी आरबीसी होती थी, हाँ सर, उसके ऊपर एंटीजन होता था। हाँ सर, ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, बोलो, एंटीबॉडी बी होती थी सर। हाँ याद है सर। अच्छा, एक और बात बता दो, क्या कि सर यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, सर वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। अरे बबुआ, ओ तो होता है ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, अरे सर वो ओ नेगेटिव, जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अच्छा, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर सबसे कौन ले सकता है ब्लड, अच्छा वो कौन सा, ए बी पॉजिटिव। अगर देखो, मैं इसलिए इसको थोड़ा जल्दी निपटा दिया, अगर किसी को देखना है तो मैंने वीडियो बना के रखा है किस पे, ए बी ब्लड ग्रुप और आर एच फैक्टर दोनों पे, लेकिन अभी आर एच फैक्टर को ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता है। तो देखो, किसने डिस्कवर किया था, ये भैया लैंडस्टीनर भाई साहब थे, और इनने एक और अपने यार दोस्त को पकड़ लिया होगा, किसको, वीनर को। ठीक है, किस में किया था, रेशियस मंकी में। अब तुम सोचो उस जमाने में इनने कैसे लाल मुंह वाले बंदर, मतलब बंदर बंदर पकड़े होंगे। उससे उससे बोला होगा आओ हम तुम्हारा आर एच फैक्टर टेस्ट करें, कहीं मान लो बंदर गुस्सा हो गया, फिर बंदर ने उसका उनका टेस्ट कर दिया आर एच वाला, समझ रहे हो। हाँ, तो मतलब उनका भी स्ट्रगल था। ठीक है, तो सुनो, आर एच फैक्टर में अपने को क्या याद रखना है, एरिथ्रोब्लास्टिलिस फीटलिस। डायरेक्ट अपन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इनका इतना कहना था, लैंडस्टीनर और वीनर भाई साहब का, कि भैया जो हमारी आरबीसी थी, हाँ उस पर तो एक तो एंटीजन था, एंटीजन बोल रहा हूँ, ए मतलब ए ब्लड ग्रुप या फिर बी ब्लड ग्रुप वाला, हाँ, और एक उनने जरा सा और देखा, क्या, आर एच फैक्टर। अच्छा, अब उन्होंने बोला अगर ये प्रेजेंट है तो इसको अपन बोलते हैं आर एच पॉजिटिव बंदा, और अगर नहीं है तो आर एच नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अपने को नीट में सवाल कहाँ से मिलेगा, एरिथ्रोब्लास्टिलिस फीटलिस से। ये क्या होता है सर, ये मतलब ये ऐसी कंडीशन होती है जब बच्चे की डेथ हो जाती है, जो बेबी बॉर्न होने वाला था ना, उसकी डेथ हो जाती है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, इसको अपन और क्या बोलते हैं, आर एच इनकॉम्पेबिलिटी। अच्छा, आर एच इनकॉम्पेबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो ये भैया एक फीमेल है और ये एक मेल है। अब ये साइन तो तुम्हें पता ही है, हाँ जेनेटिक्स पढ़े हो कि नहीं, हाँ, तो ये फीमेल है ये मेल है। ठीक है, मैंने बोला जो फीमेल थी वो आर एच नेगेटिव थी, और मेल जो था वो आर एच पॉजिटिव था। इनके बीच में कॉपुलेशन हुआ। कॉपुलेशन मतलब क्या, अब इतना तो तुम लोग समझते हो यार, रिप्रोडक्शन हुआ, हाँ, जिससे हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग बनी, मतलब जो बेबी आया वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अब आजकल पता, अपन किसी बोलो कि वो पॉजिटिव है तो वो मतलब मानो या ना मानो, वो लोग भाई यही सोचने लगते हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गया। अबे साले, जब
अरे भाई कितनी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, डेंगू पॉजिटिव हो सकता है, मलेरिया पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी सोचते हैं अब। लेकिन कोरोना की मतलब देखो कितनी दहशत हो गई। तो अब देखो समस्या क्या हो रही थी इसमें आर एच इनकम्पेटिबिलिटी में, कि भाई आर एच नेगेटिव मदर थी, हाँ, उसके अंदर बेबी कैसा आ रहा था, आर एच पॉजिटिव। हाँ सर, कह तो सही रहे हो, समझ रहे हो, मतलब मदर कैसी थी, आर एच नेगेटिव, लेकिन जो बेबी आ रहा है वो कैसा आ रहा है, आर एच पॉजिटिव। तो ऐसे में क्या होगा, सुनना मेरी बात, ऐसे में क्या होगा, जो पहली डिलीवरी होगी, मतलब पहली डिलीवरी में तो कोई समस्या नहीं होगी, समस्या कहाँ आती है, सेकंड, जब बेबी वो लोग प्लान करेंगे ना, तो सेकंड बेबी की डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है समझो, जब आप पहली डिलीवरी होगी, तो पहली डिलीवरी के समय थोड़ा सा ब्लड निकल जाएगा। अब देखो जब आप लोग अभी पढ़ोगे, जब पार्चुरेशन होता है, जब डिलीवरी होने होती है ना, तो थोड़ा सा ब्लड लॉस हो जाता है बेबी का, अम्बिलिकल कॉर्ड से या फिर प्लेसेंटा से। आप जब गायनिकोलॉजिस्ट पढ़ोगे ना, गायनिकोलॉजी, हाँ, तब आपको खूब दिल से पढ़ने को मिलेगा। तो पहली डिलीवरी में तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, ब्लड वगैरह निकल गया। अब ये जो ब्लड निकला, ये हमारी बॉडी में, मदर की बॉडी में चला गया। कहाँ चला गया, मदर की बॉडी में। ये देखो थोड़ा एक और डायग्राम के व्यू से आपको बताएं कि मदर कैसी थी, आर एच नेगेटिव थी। ये ब्लड कैपिलरी के थ्रू, ये कौन है, प्लेसेंटा है, हाँ, प्लेसेंटा बढ़िया से सब कुछ देख के कि सब कुछ सही है कि नहीं है बेबी के लिए, बेबी में पहुंचा रही थी। यहाँ पे बेबी डेवलप हो रहा है, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर अपन ने, समझ रहे हो, समझ मतलब दिमाग में थोड़ा चलना चाहिए कि भाई ये यूट्रस है, ये तो कोई सोचे ये सर गोला क्या बना दिया मटके जैसा, वो नहीं है। तो बेबी अंदर डेवलप हो रहा है, तो पहली डिलीवरी के समय तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्या कब होगी, सेकंड डिलीवरी के समय। क्यों, क्योंकि बेबी की जब पार्चुरेशन मतलब जब डिलीवरी होगी तो थोड़ा सा ब्लड निकल जाएगा मदर की बॉडी में, जिससे उसकी बॉडी में क्या आ जाएंगी, मदर की बॉडी में वो आ जाएंगी सर एंटी आर एच बॉडीज। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज आ जाएंगी, किसके अगेंस्ट में, आर एच एंटीजन के। अब भैया आर एच एक एंटीजन ही तो है। अब ब्लड में तो कौन बैठी है हमारी, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। वो बोलेंगी भाई साहब ऐसा करो, बी सेल्स को बुलाओ। क्यों, बी सेल्स क्या बनवा देंगी, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब बोला हूँ एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में, आर एच जो बैठा हुआ है। अच्छा, तो आर एच एंटीबॉडीज के अगेंस्ट में क्या बना देगी, वो मतलब एंटीबॉडी, कौन, बी सेल्स। तो सुनो, तो अब क्या हुआ, पहली डिलीवरी के समय कौन सी एंटीबॉडी बन गई, आर एच एंटीबॉडी, एंटी आर एच एंटीबॉडीज, किसके, किस में, मदर में। अब मान लो गलती से सेकंड डिलीवरी के समय, इनके भैया आजकल नहीं कहते बच्चे दो ही अच्छे, तो इन्होंने भी बोला कि भाई चलो दूसरा भी सही है। तो दूसरे में भी क्या समस्या हो गई कि मदर कैसी थी, आर एच नेगेटिव, हाँ, और बेबी फिर से आर एच पॉजिटिव आ गया। तो अब हमारी बॉडी नहीं सहेगी, कौन, मतलब जो फीमेल की बॉडी है वो नहीं सहेगी। उसने बोला अब ये फिर से एंटीजन आया है, एक बार तो हमने चलो छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास उस समय क्या नहीं थी, एंटीबॉडी नहीं थी। अब तो एंटीबॉडी रखी हुई है मदर की ब्लड में। तो मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडी है, तो उसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, बेबी को, जो आर एच पॉजिटिव है, एंटीजन की तरह, और उसकी डेथ हो जाएगी। तो सेकेंड डिलीवरी इसको अपन बोलते हैं स्टिल बर्थ, मतलब जब बच्चा मरा हुआ पैदा हो, या फिर पैदा मतलब जो नहीं होता 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी, हाँ, उससे पहले ही मतलब डेथ हो जाए बच्चे की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, अब इसको सही कैसे किया जाता है सर, अब भैया ऐसे तो कितने सारे केसेस होते होंगे। तो देखो इसको सही कब कैसे किया जाता है, जब पहली डिलीवरी होने वाली होती है ना, हाँ, तो हमें रोगान वैक्सीन दे देते हैं। अच्छा, क्या देते हैं, रोगान वैक्सीन, या फिर क्या, एंटी आर एच एंटीबॉडीज। अच्छा, जैसे इसके पास क्या बनी है, आर एच एंटीबॉडी मदर की बॉडी में, उसको एंटी आर एच एंटीबॉडी दे दो, मतलब उसकी बॉडी में क्या चढ़ा दो, जैसे जब ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, हाँ, तो वैसे ही एंटी आर एच एंटीबॉडी डाल के चढ़ा दो, जिससे क्या होगा, जो एंटीबॉडीज बनी है आर एच के अगेंस्ट में फीमेल की बॉडी में, वो सब निपट जाए। अच्छा, या फिर क्या दे दो, रोगान वैक्सीन। ये कब दी जाती है, गिवन टू मदर 72 आवर्स बिफोर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी। अच्छा, रोगान वैक्सीन में क्या होता है, वही सर एंटी आर एच एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती हैं, लिख दे रहा हूं तो कंफ्यूज हो जाओ, एंटी आर एच एंटीबॉडी, ए बी का मतलब क्या है, एंटीबॉडी। अब जैसे मान लो पार्चुरेशन के समय, डिलीवरी के समय थोड़ा बहुत ब्लड निकला भी, और अगर हमारी बी सेल उत्सुक हुई भी कि भैया इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाओ, तो पहले से बॉडी में क्या रहेगी मदर के, एंटी आर एच एंटीबॉडी। भाई समझ में आया कि नहीं आया, मैं तो सब कुछ बताता गया, समझ में आया ना, हाँ। अब सुनो एक चीज़, चुम्बेश्वर चीज़ आपको मिल जाएगी सवाल में, ब्लड और लिम्फ से। मैंने बताया था, देखो ब्लड हमारा कैसा होता है, रेड होता है सर। अच्छा, बहुत बड़ी चीज़ बता दी सर। अरे नहीं, लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस। ठीक है, नीट में आपको सवाल मिलता है, लिम्फ कंटेन ऑल एक्सेप्ट, देख लेना नीट का सवाल है जाके, लिम्फ कंटेन ऑल एक्सेप्ट क्या, आरबीसी और प्लेटलेट्स। हमारे लिम्फ में क्या एब्सेंट होता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स। अच्छा, लिम्फ में हमें क्या मिलेंगी ज़्यादा, डब्ल्यूबीसीज। अच्छा, लिम्फोसाइट जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। अच्छा, जबकि ब्लड में न्यूट्रोफिल ज़्यादा होती हैं। तो नीट का सवाल क्या था कि लिम्फ कंटेन ऑल एक्सेप्ट क्या, आरबीसी प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें नहीं मिलती हमारी लिम्फ में, तभी तो बाबा वो कलरलेस है। सोचो थोड़ा दिमाग से, अगर इसमें कलर हो जाता है लिम्फ में, तो आरबीसी प्रेजेंट होती, क्योंकि आरबीसी क्या करती है, कलर देती है। कैसे कलर देती है सर, अरे भाई साहब इसके अंदर होता था हीमोग्लोबिन, हाँ, आरबीसी के अंदर वो क्या करता है, कलर कर देता है। कलर मतलब क्या, रेड कलर दे देता है। अच्छा, समझ रहे हो, हाँ। अब आओ दूसरी चीज़ पे। अरे भाई साहब दूसरी चीज़ कह के सर आपने बहुत लंबा वीडियो बना दिया। अब भाई देखो करना तो पड़ेगा यार, समझ रहे हो, मतलब मैक्सिमम चीज़ें कम टाइम में देना तो
थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी। हाँ तो बाबा आप सुनो, WBC यहाँ से क्योंकि सवाल पूछ लेता है। RBC को नहीं पढ़ाई सर, वो आप पढ़ सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें हैं। अच्छा लेकिन WBC से कभी कभी सवाल पूछ लेता है। तो सुनो, हमारी वाइट ब्लड सेल जो है दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। बोलो फिर से, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट मतलब क्या? इसमें सर कुछ नहीं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, और ए ग्रेन्यूल मतलब ग्रेन्यूल्स होंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब सुनो, ग्रेन्युलोसाइट में अपने को 3 पढ़नी है। कौन कौन सी? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एसिडोफिल्स मतलब क्या होंगे? इसमें एसिडिक ग्रेन्यूल्स होंगे। कौन से ग्रेन्यूल्स होंगे? एसिडिक। और बेसोफिल्स में कौन से होंगे? बेसिक ग्रेन्यूल्स होंगे। कौन से ग्रेन्यूल्स होंगे? बेसिक ग्रेन्यूल्स। और न्यूट्रोफिल्स में, अरे सर कोई मतलब ये न्यूट्रल रहेगी, जैसे अपन लोग नहीं होते न्यूट्रल। हाँ, इसमें कोई भी ग्रेन्यूल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब सुनो तो, और अगर अपन ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स हैं। कौन है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब सुनो, हमें सवाल कहाँ से मिलेगा? 2 जगह से। एक तो इनकी नंबर पे भैया कौन ज़्यादा है कौन कम है, और एक हमें शेप ऑफ न्यूक्लियस से मिल जाएगा सवाल। क्योंकि एक बार एम्स में पता है स्ट्रक्चर से सवाल पूछा था। ये सवाल एम्स का 2013 का मैं पूछा था मेरे ख्याल से। क्योंकि पता एम्स में जब क्वेश्चन पूछे थे ना, वो सवाल वो डायग्राम से पूछते थे। तो वो देखते थे कि मेमोरी कितनी तेज है लड़के की या लड़की की। अच्छा मतलब जो भी एस्पिरेंट है। ठीक है, तो नंबर में अपने को बस इतना याद रखना, NLMAB। सर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो तुमने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में। वो हाँ सर पढ़े हैं सर, हम समझ रहे हो सर। हाँ NLM और AB अभी पढ़ लेना, फिर से जाके एक बार रिवीजन कर लेना। तो NLM अब ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती हैं, कितनी? 60 से 65% हमारी कौन सी ब्लड में कौन होती हैं? न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, इनको अपन और क्या बोलते हैं? माइक्रो पुलिसमैन। अच्छा, माइक्रो मतलब जैसे मान लो जरा सा भी कुछ हुआ ना, कोई पैथोजन आया जो उसने हरकत करी कुछ भी, सीधे पहुंच जाएंगे डंडा लेके। कौन? न्यूट्रोफिल्स। फिर लिम्फोसाइट्स होती हैं। अच्छा, फिर मोनोसाइट्स, फिर एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स जो होती हैं लीस्ट होती हैं। अच्छा, ये मतलब समझ लो, हिस्टामिन वगैरह रिलीज करेंगी, एलर्जी क्रिएशन में काम करती हैं। कौन? बेसोफिल। अब सुनो, शेप ऑफ न्यूक्लियस से अपन को सवाल मिलता है। कहाँ से मिलता है? शेप ऑफ न्यूक्लियस से। ठीक है जी, ये जो बायलोब जैसा दिख रहा हो ना, ए बाबू, ये देखो बायलोब जो दिख रहा है ना, ये हमारी कौन सी है? प्यारी प्यारी एसिडोफिल्स है। कौन है? एसिडोफिल्स। ठीक है, और ये जो एस शेप का न्यूक्लियस जिसमें दिखता है, ऐसा ही दिखता है। अपन लोग एनसीईआरटी में देखोगे ना, एस शेप का न्यूक्लियस दिखता है। इसमें अपन कौन होता है? बेसोफिल्स। प्यारी प्यारी सी कौन है? बेसोफिल, जो कि सबसे कम होती थी। अच्छा, और जो मल्टीपल लोब्ड है, मल्टीपल लोब्ड इसका न्यूक्लियस है, मतलब बहुत सारे लोब्स हैं। अच्छा, इसमें ये कौन सी होती हैं बाबू भैया? अपनी वो न्यूट्रोफिल्स, जो सबसे ज़्यादा मिलती थी। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स। फिर जो बीन शेप का होता है, जिसका जो न्यूक्लियस बीन शेप, अरे वो बीन नहीं अपन लोग खाते हैं। हाँ, बीन शेप का जो होता है वो उनको ये कौन सी होती हैं? मोनोसाइट्स। कौन सी होती हैं बाबू भैया? मोनोसाइट्स। अच्छा, और जिसमें बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, बड़ा सा, छोटा बना दिया अरे लेकिन होता बड़ा सा है, वो कौन सी हैं? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये मैंने भैया कोशिश करी तुम्हें WBC निपटाने की। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। तो याद रखना, एसिडोफिल्स में बायलोब्ड, मतलब वो हेडफोन जैसे मिलेगा। अपन लोग हेडफोन नहीं लगाते, एसिडोफिल्स। और बेसोफिल्स में एस शेप का न्यूक्लियस मिलेगा, एस शेप का। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स में मल्टीपल लोब्ड होगा। और मोनोसाइट में बीन शेप का, लिख दे रहा, ये इसमें कैसा है? बीन शेप। अच्छा, ये एम्स का सवाल था बाबा। और लार्ज न्यूक्लियस सेंट्रल होगा, सेंट्रली लार्ज न्यूक्लियस, सेंट्रल और लार्ज कौन? न्यूक्लियस। ये कौन सा है? लिम्फोसाइट। तो मैंने कोशिश करी भैया तुम्हें ये भी समझ